बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing types of atomic spectrum or line spectrum। ठीक है जी, एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम जो है उसकी इसमें देखिए, एक तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम वो तो हो गया, ठीक है ना जी। अब हमारा जो टारगेट है वो कौन है, एटॉमिक एंड लाइन स्पेक्ट्रम। देखिए जरा थोड़ी सी एक बात पहले मैं आपको याद करवा दूं कि हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे, मैंने आपको बताया था कि अगर मिसाल के तौर पर जो है वो आप एक गैशियस फॉर्म में कोई एलिमेंट है, फिर तो वो पहली गैशियस फॉर्म में है, मसलन हमने हाइड्रोजन ले ली है, मसलन हमने क्या ले ली है, हाइड्रोजन ली है, तो वो तो पहले गैशियस में है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा एलिमेंट है जो सॉलिड स्टेट में है, जैसे सोडियम है, तो पहले हमने उसको वेपोराइज करना है और उसको गैशियस स्टेट में उसके एटम्स को ले आना है, ठीक हो गया ना जी। ला के हमने उसको एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में रखना है और उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर वैक्यूम पंप है। अब आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या तो कोई लेजर का इस्तेमाल कर लें इस गैस को गर्म करने के लिए, ठीक हो, क्या करने के लिए, गर्म करने के लिए, एक्सरेज का इस्तेमाल कर लें गर्म करने के लिए, या डायरेक्ट हीटिंग का कोई अरेंजमेंट कर दें, या फिर आप क्या कर दें जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, अंदर मौजूद जो गैस है या उसके जो एटम्स है वो एनर्जाइज हो जाएंगे। अब मुझे एक सवाल का एक जवाब दें यहाँ पर, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी है वो किसने एब्जॉर्ब करनी है, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स यानी एटम्स ने एब्जॉर्ब करनी है। उन एटम्स में से किसने एब्जॉर्ब करनी है, शाबाश, किसने एब्जॉर्ब करनी है सर जी। एटम के अंदर जी कौन होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, यही एब्जॉर्ब करेंगे। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के मतलब जनाब बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, बोहर्स साहब क्या कहते हैं कि जब तक एक एटम जो है, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक खास एनर्जी में मौजूद है, जब तक वो ना तो वहां पे मौजूद है, एक ऑर्बिट में मौजूद है, तो ना वो एनर्जी खारिज कर रहा है ना जज्ब कर रहा है। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हाई एनर्जी वाले स्टेट ऑर्बिट में चला जाएगा। ये मिसाल के तौर पर N1 है, ये क्या है, N2 है, ठीक हो गया ना जी। N1 से वो किस में चला जाएगा, N2 में। देखिए मैंने N1 का नंबर नहीं लिखा कि N1 1 है और N1 2 है, N1 3 है, नहीं, मैंने कहा ये एक N1 है और एक कौन है, N2 है। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो N1 से किस में चला जाएगा, N2 में। एक बात कंफर्म है कि N2 की एनर्जी जो है वो, ठीक है ना जी, N2 की जो एनर्जी E2 जो है वो ज्यादा है किससे, E1 से। अब E1 किसकी एनर्जी है, पहले ऑर्बिट की, और E2 किसकी एनर्जी है, दूसरे ऑर्बिट की। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता हुआ चला गया। ऐसे हो गया ना, यही हमने पढ़ा ना बोर थ्योरी में कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो अपनी एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेगा या खारिज करेगा। अगर वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी वाले में जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हाई से वापस लोअर में आता है तो एनर्जी खारिज करेगा, लेकिन रेडिएशन की सूरत में। किसकी सूरत में, रेडिएशन की सूरत में। यही पढ़ा था ना हमने। चले, अब हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है तो वो एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेंगे, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर जब वो इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है ना, वही इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में वापस आ रहा है, तो वो रेडिएशन की सूरत में खारिज करेगा। क्या होगी, रेडिएशन। मेरा आपसे सवाल है, इन रेडिएशन की एनर्जी किसके बराबर होगी, इन रेडिएशन की एनर्जी डेल ई के बराबर होगी, जो कि E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू भी हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, बोहर थ्योरी से। E1 की वैल्यू भी हम बोहर से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम बोहर से E2 और E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो फिर हम डेल E की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा जी डेल E किसके बराबर हो गया, E2 माइनस E1। बेटा जी हमें पता है, हमने पढ़ रखा है En इज इक्वल टू माइनस 13.315 ओवर n स्क्वायर किलो जॉल पर मोल। नहीं पढ़ रखा हमने, हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रखा है ना जी। तो भाई
इसका मतलब आप E2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, E2 की, E1 की भी, और इन दोनों के डिफरेंस से आप डेल E की भी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, hc ओवर लैम्डा। h की वैल्यू भी कांस्टेंट है, c की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आप लैम्डा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वहां से खारिज होने वाली रेडिएशंस की आप वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया ना जी, मेरी बात समझ में आ गई। अब बेटा जी वापस आ जाए जरा कि हमने जब इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एटम्स को रख के एनर्जाइज किया, तो उन्होंने एक खास वेवलेंथ वाली रेडिएशन खारिज करना शुरू की। हमें तो सिर्फ रेडिएशन नजर आनी है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हुए नजर नहीं आना। ओ भाई हमें एटम नहीं नजर आता, इलेक्ट्रॉन कहां से नजर आ जाएगा? हाँ, उसकी प्रॉपर्टी नजर आएगी। ठीक है ना जी, क्या नजर आएगी? उसकी प्रॉपर्टी। उसने पहले एनर्जी अब्सॉर्ब की, फिर खारिज की जो रेडिएशन है वो आपके सामने ये रेडिएशन जा रही हैं। इन रेडिएशन को जब जो है वो फोटो स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारा तो क्या हुआ, स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह के रिजल्ट्स हासिल हुए। ये फिर एक दफा मुझे पिछले लेक्चर की तरह क्या करना पड़ेगा, ये मैंने क्या बना लिया है, डार्क बैकग्राउंड। ठीक है ना जी, मेरे पास जो स्क्रीन है वो डार्क वाली है, उसके ऊपर ये रेडिएशन जहां जहां पे फॉल करेंगी, एक रेडिएशन ये गई, एक रेडिएशन ये गई, एक रेडिएशन ये गई, एक रेडिएशन ये गई। ठीक हो गया ना जी, एक रेडिएशन ये गई, वहां वहां पे क्या बन जाएंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? स्पेक्ट्रल लाइंस। तो हम इसको कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लेकिन इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम क्या होगा? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या नाम होगा? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम का नाम, ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा, तो भाई क्यों हमने इसका नाम एमिशन? क्योंकि इसमें जो रेडिएशंस खारिज हो रही हैं वो एक खास एनर्जी वाली हैं, यानी एक खास वेवलेंथ वाली है। ठीक है ना जी, सारी रेडिएशन खारिज नहीं हुई, एक खास वेवलेंथ वाली रेडिएशन खारिज हुई। समझ आ गई बात? आए जरा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। व्हेन वोलेटाइल्ड एलिमेंट्स यानी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, जब वो अकेले एटम हो एलिमेंट्स के आर हीटेड, आप उनको गर्म करके एनर्जाइज करें तो हाई टेंपरेचर आर सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, या उनके ऊपर इलेक्ट्रिक एनर्जी लगा के आप पहले उनको एनर्जाइज करें, तो फिर जब उनके इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे तो रेडिएशंस खारिज करेंगे। रेडिएशंस ऑफ सर्टेन खास वेवलेंथ आर एमिटेड, खास वेवलेंथ वाली रेडिएशंस एमिट होती हैं। ठीक हो गया ना जी, तो जिसकी वजह से वो खास वेवलेंथ वाली रेडिएशन जब प्रिज्म में से या फोटो स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजरेंगी तो खास एंगल्स पर बेंड करेंगी, और खास एंगल पर बेंड करने की वजह से वो स्क्रीन के ऊपर खास जगहों पे स्पेक्ट्रल लाइंस पैदा कर देती हैं। वो लाइंस का कलर कौन सा होगा? वो लाइंस ब्राइट होंगी, ठीक है, चमकती होंगी। ब्राइट स्पेक्ट्रल लाइंस आर फॉर्म्ड जबकि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम हैज डार्क बैकग्राउंड, जबकि जो बैकग्राउंड है वो क्या है? बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड वाला लफ्ज नजर आ रहा है आपको? ठीक, हाँ जी नजर आ रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है? डार्क है। बैकग्राउंड क्या है? डार्क है। अब बेटा जी कहानी को थोड़ा सा बदल देते हैं, कहानी को थोड़ा खुश बदल देते हैं। तो भाई वो मक्खी आ गई थी बीच में, कैमरे के ऊपर आके बैठ गई। अच्छा जी, तो अब कहानी को बदलते हैं। कहानी बेटा जी कुछ इस तरह से है कि एक तो मैं ये काम कर दूं पहले, ठीक है ना जी, कि अब इधर से मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी खत्म कर दी, सिर्फ डिस्चार्ज ट्यूब रखी हुई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी खत्म कर दी। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए रेडिएशंस की तादाद मैंने बढ़ा दी है, रेडिएशंस की तादाद मैंने बढ़ा दी है। ये है व्हाइट लाइट, ये क्या है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के मुताबिक हमारा ये फैसला है, हमारी ये एक फैक्ट है कि इसमें तमाम रेडिएशंस, तमाम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस पाई जाती हैं, तमाम वेवलेंथ वाली रेडिएशंस पाई जाती हैं। ठीक है ना जी। अब हुआ क्या है जरा देखें, फिर वही न्यूक्लियस है, वही N1 है और वही N2 है, जिसकी एनर्जी E1 और E2 है। ठीक हो गया ना, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो अब ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये कोई रेडिएशन आ रही थी,
ये एक और जा रही थी, ठीक है ना, ये एक और जा रही थी, ये λ1 है, ये λ2 है, ये λ3 है, ठीक हो गया ना जी। बहुत सारी रेडिएशंस हैं जो कि गुजर रही हैं एटम्स में से, लेकिन इन एक खास वाली रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां शिफ्ट हो गया, n1 से n2 में शिफ्ट हो गया, बाकी रेडिएशंस आगे चले गई, बाकी रेडिएशंस आगे चले गई, तो जो अब्सॉर्ब हो गई है वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगी, वो स्क्रीन के ऊपर तो डार्क नजर आएगी, डार्क लाइन की सूरत में, किस सूरत में, डार्क लाइन की सूरत में, ठीक है ना जी। बाकी सारी स्क्रीन क्या होगी, ब्राइट, ब्राइट बैकग्राउंड, ब्राइट बैकग्राउंड। तो बेटा जी अब जरा इस लाइन को पढ़ें, व्हेन बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू गैसेस, जब हमने इसमें से गुजारा तो स्क्रीन के ऊपर अब क्या हुआ, ये रेडिएशंस अब्सॉर्ब हो गई, ये रेडिएशंस, मैं तकरीबन कोशिश करूंगा कि वही जगह रखूं, पहले मैं लाइंस लगा लेता हूं। अब वो रेडिएशंस अब्सॉर्ब हो गई हैं, ये अब्सॉर्ब नहीं हुई थी, ये देख रहे हैं, ये इतनी सारी हैं जो अब्सॉर्ब नहीं हुई थी, ठीक हो गया ना। इन्होंने आके स्क्रीन को क्या कर दिया, इन्होंने स्क्रीन को क्या कर दिया, ब्राइट बैकग्राउंड दे दिया, क्या दे दिया, ब्राइट बैकग्राउंड कर दिया, स्क्रीन को कलर कर दिया, और जिस जिस जगह पे वो वेवलेंथ अब्सॉर्ब हुई वहां वहां पे क्या बन गई, डार्क लाइन, डार्क लाइन पैदा हो गई। तो when a beam of white light is passed through gaseous sample of an element, volatilized atom of that element absorb radiations of certain खास वेवलेंथ को वो अब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है ना जी। बाकी सारी आगे गुजर जाएंगी, वो गुजर के आगे स्क्रीन के ऊपर क्या करेंगी, ब्राइट बैकग्राउंड बनाएंगी, और जो जो वेवलेंथ अब्सॉर्ब हो जाएगी उसकी जगह पे स्क्रीन के ऊपर डार्क एरिया रह जाएगा जी। तो while rest of the pass through dark spectral lines are found, atomic absorption spectrum has bright background। बेटा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एट द एंड जो है वो जरा नोट कर लें, किताब से ही वो आपने नोट करना है, मुख्तसर सा काम रह गया है। शॉर्ट क्वेश्चन देखें, पोजीशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, किताब से, किताब में ही आप अंडरलाइन करें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी, ठीक हो गया ना जी। पेज आपका है 132। तो it is interesting to know that position of the spectral lines in atomic emission spectrum and atomic absorption spectrum of an element are exactly same। अगर आप देखें तो बेशक मेरी तस्वीर को भी बनाई हुई देख लें, पहले मैंने जो ब्राइट लाइंस बनाई थी वो भी इसी जगह पे बनाई थी, लेकिन बैकग्राउंड सारा मैंने क्या किया था, डार्क किया था। अब मैंने उसी जगह पे डार्क स्पेक्ट्रल लाइंस बना दी हैं और बैकग्राउंड क्या कर दिया है, ब्राइट कर दिया, यानी सफेद कलर का कर दिया है। तो ऐसा क्यों है, इन लाइंस की, चाहे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, देखिए इसको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें रेडिएशंस एब्जॉर्ब हुई हैं, और इसको एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें रेडिएशंस जो है वो अमिट हुई है, आर अमिटेड, ठीक हो गया ना जी। तो इसलिए एटॉमिक लाइंस आर एग्जैक्टली सेम, वाई, ऐसा क्यों, इन एमिशन स्पेक्ट्रम these lines appear bright because the corresponding wavelengths are being emitted, एक खास वेवलेंथ वाली रेडिएशंस जो है वो मिट हो रही होती हैं, ठीक है ना जी, बाय द एलिमेंट, वेयर एज दे अपीयर डार्क इन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये डार्क लाइंस के तौर पर अपीयर होती हैं, बिकॉज द वेवलेंथ्स बिकॉज द वेवलेंथ आर बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द एलिमेंट्स, सेम वेवलेंथ वाली ही अब्सॉर्ब हो रही होती हैं। तो ये बड़ा जी आज का टॉपिक है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर व आमीन। शुक्रिया।